स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे अर्थशास्त्र के वास्तविक तथा आदर्शात्मक विश्लेषण की अर्थात पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्टली हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव एनालिसिस है अर्थात वास्तविक या यथार्थ विश्लेषण है वह क्या है। देखिए, वास्तविक विश्लेषण आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें वस्तु स्थिति का अध्ययन कर तथ्यों को अपने वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह कारण एवं परिणाम अर्थात कोज एंड इफेक्ट के यथार्थ संबंध को जो का त्यों व्यक्त करता है। यह विश्लेषण केवल ये बताता है कि अमुक कारण का अमुक परिणाम है अथवा अमुक कारण का अमुक परिणाम होगा, किंतु यह विश्लेषण ये नहीं बताता कि परिणाम क्या होना चाहिए तथा जो परिणाम है वो अच्छा है या बुरा है। यह विश्लेषण ना तो कोई आदर्श उपस्थित करता है और ना ही कोई उपदेश देता है। ये केवल वस्तु स्थिति को यथार्थ रूप में व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि वस्तु की पूर्ति घट जाए, प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है? डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। जहाँ डिमांड बराबर सप्लाई होती है वहाँ प्राइस डिटरमाइन होती है। अब सपोज कीजिए कि जो सप्लाई है वो घट जाए, इसका मतलब क्या है? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो जब सप्लाई घट जाएगी और डिमांड अधिक है यानी मांग अधिक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। तो जो पॉजिटिव एनालिसिस है, वास्तविक विश्लेषण है, वो ये बताएगा कि पूर्ति के घटने से जो वस्तु की कीमतें हैं वो बढ़ गई है, अर्थात यह केवल पूर्ति एवं मूल्य के अर्थात प्राइस के यथार्थ संबंध को यानी एग्जैक्ट या एक्चुअल रिलेशनशिप को शो करेगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि जो मूल्य है वो क्या होने चाहिए तथा जो मूल्यों में वृद्धि हुई है यानी प्राइसेस जो इंक्रीज हो गई है वो अच्छी है या बुरी है। इसका विश्लेषण पॉजिटिव एनालिसिस में यानी वास्तविक विश्लेषण में नहीं किया जा सकता। वास्तविक विश्लेषण की तुलना उस दीप स्तंभ से की जा सकती है जो जहाजों को रोशनी दिखाकर उन्हें चट्टानों का संकेत देता है, पर यह नहीं बताता कि जहाज को पूर्व में जाना चाहिए अथवा पश्चिम में। तो ये हुआ पॉजिटिव एनालिसिस की डेफिनेशन कि पॉजिटिव एनालिसिस होता क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थशास्त्र का वास्तविक विश्लेषण या अर्थशास्त्र में वास्तविक विश्लेषण का प्रयोग। अर्थशास्त्र में कई सिद्धांतों का प्रतिपादन केवल कारण एवं परिणाम अर्थात कोज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को ही दर्शाता है। जैसे कि बात करें हम उपयोगिता रास नियम की, उत्पादन के नियमों की, जो लॉ ऑफ डिमांड है अर्थात मांग का नियम है वो, और लॉ ऑफ सप्लाई अर्थात पूर्ति का नियम, ये सभी नियम कारण एवं परिणामों के संबंध को ही यथार्थ रूप में व्यक्त करते हैं, अर्थात कारण परिणाम का संबंध ही व्यक्त करते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अर्थात जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जैसे सीनियर, केयरनेस, जेबिसे आदि का दृढ़ मत था, अर्थात इनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है और ये कारण एवं परिणाम के संबंधों की व्याख्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, सीनियर ने कहा है कि राजनीतिक अर्थशास्त्री का कार्य किसी काम को करने या ना करने का उपदेश देना नहीं, वरन केवल सामान्य तथ्यों की विवेचना करना है। इसी प्रकार से जेबीसे ने भी कहा है कि हम जनता को केवल ये बताने के लिए उत्तरदायी हैं कि अमुक तथ्य क्यों है और कैसे यह किसी अन्य तथ्य का परिणाम है, लेकिन उसके संबंध में अच्छे बुरे का परामर्श देना अर्थशास्त्री का कार्य नहीं है। इसी प्रकार केयरनेस ने भी कहा है कि जिस प्रकार
रेल मैकेनिक रेल निर्माण योजनाओं के निर्माण में तथा रसायन शास्त्री स्वास्थ्य सुधार की विभिन्न योजनाओं के बीच तटस्थ रहता है, उसी प्रकार राजनीतिक अर्थशास्त्री का विश्लेषण भी विभिन्न प्रतियोगी आर्थिक योजनाओं के प्रति तटस्थ रहता है। इन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अलावा आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी जो अर्थशास्त्र है उसे वास्तविक विज्ञान माना है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र उद्देश्य के प्रति तटस्थ है, उसका कार्य तथ्यों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना है, वह एक अनुसंधान करता है, उपदेशक नहीं। रॉबिन्स ने एक अन्य जगह पे ये लिखा है कि अर्थशास्त्री का कार्य अन्वेषण एवं व्याख्या करना है, न कि समर्थन या निंदा करना। इस प्रकार स्पष्ट है कि कई अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के वास्तविक विश्लेषण के समर्थक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वास्तविक विश्लेषण के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं, अर्थात आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ पॉजिटिव एनालिसिस, अर्थात वास्तविक या यथार्थ विश्लेषण के पक्ष में तर्क। तो फर्स्ट तो यह है कि ये तर्क पर आधारित विश्लेषण है। वास्तविक विश्लेषण कारण एवं परिणाम की जो वास्तविक या एक्चुअल रिलेशनशिप है उनकी एक्सप्लेनेशंस पर बेस्ड है, इसलिए इसका जो आधार है वो लॉजिक है, तर्क है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन के सिद्धांतों के अनुकूल। वास्तविक विश्लेषण श्रम विभाजन के सिद्धांतों के भी अनुकूल है, क्योंकि इसका संबंध केवल आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण तक ही सीमित है। नीति निर्देशन का कार्य नीति शास्त्री का है, न कि अर्थशास्त्री का। अगर अर्थशास्त्री आर्थिक तथ्यों का अन्वेषण एवं व्याख्या करने के साथ साथ नीति निर्देशन एवं परामर्श के भी चक्कर में पड़ जाएगा तो वह श्रम विभाजन के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। अर्थात इकोनॉमिस्ट सिर्फ आर्थिक तथ्यों की व्याख्या करे और जो नीति संबंधित कार्य है वो नीति शास्त्र करे। तो इस प्रकार से अगर अलग अलग कार्य का विभाजन किया जाएगा तो ये श्रम विभाजन के सिद्धांतों के भी अनुकूल रहेगा। नेक्स्ट है साम्य केवल साम्य है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार साम्य साधनों की मांग एवं पूर्ति की पारस्परिक शक्तियों का परिणाम होता है। मूल्य सिद्धांत के चारों ओर स्वीकृति का कोई क्षेत्र नहीं है। साम्य केवल साम्य ही है, उसमें अनुमोदन का कोई तत्व नहीं होता और संतुलन प्राय अधिकतम कल्याण का ही प्रतीक होता है। अर्थात साम्य हमेशा उपयुक्त रहता है और संतुलन का प्रतीक होता है, अधिकतम कल्याण को व्यक्त करता है, इसलिए उसके अच्छे बुरे का डिस्कशन करना कोई आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है यथार्थ एवं आदर्श के अंतराल को पाटना कठिन। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार यथार्थ एवं आदर्श में काफ़ी अंतर होता है और इनकी सीमाएं भी बिल्कुल अलग अलग होती है। क्या है और क्या होना चाहिए, इन दोनों के अंतराल को पाटना प्राय असंभव होता है। अतः अर्थशास्त्री को वास्तविक विश्लेषण तक ही सीमित रहना चाहिए, अन्यथा ये आर्थिक सिद्धांतों के विकास में बाधक बन सकता है। नेक्स्ट है उद्देश्य पूर्व निर्धारित। अर्थशास्त्री का उद्देश्य कारण एवं परिणाम के संबंधों की यथावत व्याख्या करना होता है। अगर ऐसी स्थिति में उपदेश या आदर्श की बात आती है तो ऐसा विश्लेषण उसके क्षेत्र का उल्लंघन है। लास्ट है भ्रम का भय। वास्तविक विश्लेषण तो वस्तु स्थिति का अध्ययन है, जबकि आदर्शात्मक विश्लेषण उपदेशात्मक एवं परामर्शदाता है। वास्तविक विश्लेषण क्या है का अध्ययन करता है, जबकि आदर्शात्मक विश्लेषण क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है। यदि इन दोनों दृष्टिकोणों को एक साथ मिला दिया जाए तो भ्रम पैदा हो जाएगा, क्योंकि प्रथम में तर्क है तो दूसरे में भावुकता है। इस प्रकार इन तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वास्तविक विश्लेषण है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉर्मेटिव एनालिसिस अर्थात आदर्शात्मक विश्लेषण से क्या तात्पर्य है।
आदर्शात्मक विश्लेषण आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें क्या होना चाहिए अर्थात वाट ऑट टू बी का सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है। ये अर्थात आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। ये कारण व परिणाम के संबंधों में उचित अनुचित वांछनीय एवं अवांछनीय तथा अच्छे बुरे का भेद करता है। इस प्रकार आदर्शात्मक विश्लेषण नीति प्रधान अथवा परामर्श प्रधान विश्लेषण है। ये वस्तु स्थिति के विश्लेषण के पश्चात उसके संबंध में निर्णय एवं उपदेश भी देता है। ये बताता है कि उसमें क्या दोष है और ये कैसा होना चाहिए। अन्य शब्दों में ये कहा जा सकता है कि आदर्शात्मक विश्लेषण कारण एवं परिणाम के संबंधों को नीति शास्त्र के दृष्टिकोण से देखता है और उपयुक्त आदर्शों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने अभी पॉजिटिव एनालिसिस में एग्जाम्पल लिया था उसे ही यहाँ देखते हैं कि जो वस्तु की सप्लाई है वो डिमांड की तुलना में घट गई है अर्थात सप्लाई कम है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएगी। तो पॉजिटिव एनालिसिस तो ये बताएगा सिर्फ कि मांग की तुलना में पूर्ति कम है इसलिए कीमतें बढ़ गई है। लेकिन जो नॉर्मेटिव एनालिसिस या आदर्शात्मक विश्लेषण है वो ये भी बताएगा कि मूल्य का ऊंचा होना अर्थात प्राइसेज का बढ़ना उपयुक्त है या अनुपयुक्त है और प्राइसेज एक्चुअल में क्या होनी चाहिए और उसे उस स्तर तक लाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में आदर्शात्मक विश्लेषण का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है या किस प्रकार से अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक विश्लेषण मानते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ नहीं रह सकता, उसे व्यावहारिक पक्ष पर उचित अनुचित का निर्णय करना ही पड़ता है। इसके अभाव में यह केवल मानसिक व्यायाम तथा ज्ञानदायक विज्ञान ही रह जाएगा। श्रीमती बारबरा बूटन ने भी कहा है कि अर्थशास्त्रियों के लिए अपने विवेचनों की नीति प्रधान विशेषताओं से मुक्त करना कठिन है। अर्थात अर्थशास्त्री अपने विवेचनों को नीति प्रधान विशेषताओं से मुक्त नहीं कर सकते। जब अर्थशास्त्र का अंतिम उद्देश्य मानव कल्याण की वृद्धि करना है तो ऐसी परिस्थिति में अर्थशास्त्र का उद्देश्यों के प्रति तटस्थ रहना बिल्कुल मुश्किल है। मार्शल ने भी कहा है कि यदि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण में वृद्धि के कारणों का अध्ययन न करे तो ये व्यर्थ एवं निष्फल होगा। फ्रेजर का भी मत है कि अगर अर्थशास्त्र केवल वास्तविक तथ्यों का विवेचन करे और नीति निर्धारण के संबंध में बिल्कुल उदासीन हो जाए तो उसकी स्थिति दयनीय होगी। फ्रेजर ने तो यहाँ तक कहा है कि अर्थशास्त्री जो केवल अर्थशास्त्री ही है एक सुंदर किंतु बेबस मछली के समान है। इन सब विचारों से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अर्थशास्त्र से यदि आदर्शात्मक पहलू को अलग कर दिया जाए तो वह व्यर्थ एवं निष्फल शास्त्र हो जाएगा। मानव कल्याण के लिए अर्थशास्त्र नीतिशास्त्र से मुक्त नहीं रखा जा सकता है। अतः अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान होने के साथ साथ एक आदर्शात्मक विज्ञान भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र के आदर्शवादी पहलू होने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें सीमित साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग। अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान के रूप में स्वीकार करने पर ही साधनों के उचित एवं अनुचित उपयोग का विश्लेषण कर साधनों के उचित उपयोग संबंधी निर्णय से सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग संभव हो सकता है। नेक्स्ट है मनुष्य में भावुकता। यद्यपि मनुष्य अपने कार्यों एवं निर्णयों में तार्किक एवं न्यायसिद्ध अर्थात लॉजिकल होता है, परंतु उसकी भावुकता अर्थात सेंटिमेंट्स भी कम महत्वपूर्ण नहीं होते। हम वास्तविक विज्ञान में केवल मानव के तार्किक दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं, किंतु मानव तार्किक एवं भावुक दोनों होता है। ऐसी परिस्थिति में भावुकता की अवहेलना करना उपयुक्त नहीं है।
नेक्स्ट है अलग अलग श्रम विभाजन त्रुटिपूर्ण। अर्थशास्त्री का कार्य केवल वस्तु स्थिति का यथाविवेचन करना ही नहीं बल्कि उसके उद्देश्यों के प्रति निर्णय देना भी है। यह उपयुक्त नहीं कहा जा सकता कि एक अर्थशास्त्री तो किसी विषय का अध्ययन करे, उसके कारण एवं परिणाम के संबंध को बताए और उद्देश्यों के निर्णय देने का कार्य कोई अन्य राजनीतिज्ञ या नीतिशास्त्री करे। इस संबंध में प्रोफेसर जैन का ये कथन उचित ही प्रतीत होता है कि ऐसा श्रम विभाजन गलत, विचित्र व असंगत होगा जिसमें एक व्यक्ति खाना खाए और दूसरा केवल पानी पिए। नेक्स्ट है साम्य संबंधी तर्क अनुपयुक्त। रॉबिन्स के अनुसार साम्य केवल साम्य होता है, उसके चारों ओर स्वीकृति का कोई क्षेत्र नहीं होता, उसमें अनुमोदन का तत्व होता है। ये सत्य है कि गांवों में ऊंची ब्याज दरें पूंजी की मांग और पूर्ति की पारस्परिक शक्तियों के साम्य का परिणाम है। फिर भी इसका अर्थ ये नहीं है कि साम्य केवल साम्य है के आधार पर सरकार या समाज को गांवों में ब्याज दरों को कम करने का कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वास्तव में उचित मजदूरी, उचित ब्याज दर, उचित लाभ अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक पहलू है। नेक्स्ट है मानव प्रकृति आदर्श मूलक है। वेबलन के अनुसार मानव प्रकृति हमेशा प्रभावी कार्य करने की तथा बेकार प्रयत्नों से बचने की होती है। वह योग्यता, बर्बादी और निरर्थकता की विरोधी तथा कार्यकुशलता, सफलता व उत्पादकता की प्रशंसक है। अतः एक अर्थशास्त्री समस्याओं के अन्वेषण में अपनी भावनाओं तथा दृष्टिकोण की अवहेलना नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आदर्शात्मक पहलू अर्थशास्त्र के विषय को रुचिकर एवं उपयोगी बनाता है। अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान के रूप में स्वीकार करने पर वह अरुचिकर एवं फीका विज्ञान मात्र बन जाता है और अन्वेषकों को खोज में रुचि तथा आनंद नहीं मिल पाता, जबकि अन्वेषकों के समक्ष उद्देश्यों और आदर्शों का आकर्षण अध्ययन को रुचिकर एवं उपयोगी बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र एक कल्याणकारी शास्त्र है। आधुनिक युग में कल्याणवादी अर्थशास्त्र का तेजी से विकास हो रहा है। मानव कल्याण के लिए आर्थिक नियोजन तथा राजस्व का महत्व बढ़ता जा रहा है। इन दोनों विषयों में अर्थशास्त्री आदर्श पक्ष की उपेक्षा नहीं कर सकता। मनुष्यों तथा समूहों के कल्याण को कैसे बढ़ाया जाए, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, मजदूरी तथा ब्याज की उचित दरें क्या है या क्या होनी चाहिए, इसके लिए आदर्शात्मक अर्थशास्त्र आवश्यक है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन का आधार। आज विश्व की प्रत्येक आर्थिक प्रणाली सीमित साधनों से अधिकतम भौतिक कल्याण के लक्ष्य से प्रेरित है और इसी प्रकार वे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में आर्थिक नियोजन के माध्यम से मानव कल्याण की ओर अग्रसर है। आर्थिक नियोजन में निश्चित उद्देश्यों के अभाव में विकास असंभव है। इसी कारण वुल्फ ने कहा है, यदि अर्थशास्त्र में से उसके आदर्शवादी पहलू को निकाल दिया जाए तो उसका महत्व उसी प्रकार समाप्त हो जाएगा जैसे शेक्सपियर के हैमलेट को निकाल देने पर। लास्ट है यथार्थवादी भी अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक पहलू को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर रॉबिन जैसे अर्थशास्त्री भी, जिन्होंने अर्थशास्त्र को एक विशुद्ध वास्तविक विज्ञान माना, स्वयं अप्रत्यक्ष रूप में अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक पहलू को स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है, इस सब का अर्थ यह नहीं है कि अर्थशास्त्र को नीति संबंधी प्रश्नों पर कुछ नहीं करना चाहिए। यद्यपि वनस्पति शास्त्र सौंदर्य शास्त्र नहीं है, फिर भी इसका अर्थ यह नहीं कि वनस्पति शास्त्री को बगीचों की डिजाइनों पर अपने विचार नहीं रखने चाहिए। अर्थशास्त्रियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित विषयों पर पर्याप्त सोच विचार करें, क्योंकि ऐसा करने पर ही वे समाधान के लिए दी जाने वाली समस्याओं के दिए हुए आशयों को भली भांति जानने की स्थिति में होंगे।
इससे स्पष्ट है कि रॉबिन्स भी अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक पहलू से अछूते नहीं रहे, वे भी अप्रत्यक्ष रूप से उसे स्वीकार करते हैं। इन सब तर्कों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र का आदर्शात्मक पहलू भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान होने के साथ साथ आदर्शात्मक विज्ञान भी है। इसमें वास्तविकता के और आदर्शात्मकता के दोनों के ही तथ्यों का समावेश है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।